हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पर। प्रोजेक्टाइल को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को कहते हैं प्रक्षेप्य का पथ। प्रक्षेप्य वह ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम थ्रो करते हैं, फेंक देते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर की ओर चाहे ऊपर से नीचे की ओर, किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दीजिए, दैट इज वो प्रक्षेप्य कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। और जिस मार्ग पर वो चलेगा, जिस पथ पर वो चलेगा, उसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अर्थात प्रक्षेप्य का पथ कहेंगे। तो आज हम रिलेशन निकालेंगे और उसके मोशन में इक्वेशन बनाएंगे, प्रोजेक्टाइल के मोशन की, और हम देखेंगे कि जो मोशन की इक्वेशन है उससे हमें क्या फाइंड आउट होता है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा, इलिप्स पे चलेगा, पैराबोलिक पे चलेगा या हाइपरबोला पे चलता है, वो किस तरह का पाथ तय करता है एट द अर्थ। चलिए ठीक, मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट, तो ये है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने किसी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, ऐसा आपने यू वेलोसिटी से इसको थ्रो किया है थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, मतलब क्षैतिज दिशा से थीटा एंगल पर ऊपर की ओर थ्रो किया है। इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। पहला, जब आप एंगल के साथ मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा यू कॉस थीटा, दैट इज यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा बेटा यू साइन थीटा। इसको यू एक्स कह दो इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू वाई वर्टिकल। इट्स क्लियर, ठीक। अच्छा, जी जो होगा लिख लेते हैं, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। जो जी है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, वो नीचे की ओर काम करेगा, यू साइन थीटा के अगेंस्ट काम करेगा। यहां पे एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा बेटा, वो पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा कि यू साइन थीटा पर जी नीचे की ओर काम करेगा, वर्टिकल नीचे की ओर, यू साइन थीटा ऊपर की ओर है, तो ये उसमें रिटार्डेशन पैदा करेगा, मतलब उसमें मंदन पैदा करेगा, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी को घटाएगा, जो ऊर्ध्वाधर वेग है उसको घटाएगा। इसी कारण ऊर्ध्वाधर वेग घटता जाता है और एक समय के बाद उसका वर्टिकल वेग टॉप पे 0 हो जाता है, उसके बाद वो नीचे क्यों आने लगता है, क्योंकि फिर एक्सीलरेशन के अंतर्गत, जी एक्सीलरेशन के अंतर्गत वो नीचे आने लगता है। लेकिन जबकि जो यू कॉस थीटा है वो वेरी नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है संपूर्ण यात्रा में। ऐसा क्यों होता है, मैं दो तरह से समझाऊंगा आपको, एक मैथमेटिकली, दूसरा एक छोटा सा एक्टिविटी दिखाऊंगा। आप थोड़ा कोशिश करना उसको समझने की, क्योंकि वो थोड़ा अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे ना तो एनालाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, निकलेंगे। तो फिलहाल मेरे पास दूसरा मार्कर नहीं है, मैं आपको अपने फिंगर से दिखाता हूँ। आप फिंगर्स को जी मान लीजिए, डायरेक्शन जी की डायरेक्शन, और यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ध्यान से देखिए, दोनों के बीच 90 एंगल है। जब मैं एंगल के साथ घूमा 90 के साथ, तो कॉस में कंपोनेंट लूंगा, तो जी कॉस 90। तो जब मैं वेलोसिटी इस यू कॉस थीटा की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का इफेक्ट देखूंगा या कंपोनेंट देखूंगा, तो ये कहलाएगा, इसको हम निकालेंगे, एंगल 90 के साथ घूमूंगा, बीच का एंगल 90 है बेटा, मैं 90 के साथ घूमूंगा, जी कॉस 90, और आप जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है। इसका मतलब इस दिशा में जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है वो 0 है, वो यू कॉस थीटा को प्रभावित नहीं करेगा। थोड़ा इसको हम एक्टिविटी समझते हैं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं इस पर कितना ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, कितने फोर्स लगा दूं, ये ऊपर क्यों नहीं जाएगा। उसका कारण ये है कि मेरी फोर्स की डायरेक्शन ये है, जबकि इसका इफेक्ट मैं ऊपर की ओर देख रहा हूं, तो मैं 90 एंगल के पे देख रहा हूं, तो जब मैं 90 डिग्री एंगल पे घूमा, इसका कंपोनेंट निकालूंगा, तो आपको सब 0 हो जाएगा। अगर मैं अपने फोर्स की डायरेक्शन को चाहे थोड़ी कम फोर्स कराऊं, परपेंडिकुलर रखते हुए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखते हुए थोड़ा एंगल पे देखूंगा, तो आप देखोगे ऊपर भी जा रहा है और ऊपर आ रहा है, क्योंकि मेरी फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर, एक इसके पैरेलल। पैरेलल वाला इसको ऊपर ले जा रहा था और जो परपेंडिकुलर था उसने इसको दबा रखा था। क्लियर है। तो अब आप समझ गए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट या इफेक्ट 0 होता है, प्रभाव 0 होता है। इसी कारण जब जी का प्रभाव हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो जी इसको प्रभावित नहीं करता है। तो जब यू कॉस थीटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है, तो विदाउट रिटार्डेशन या विदाउट एक्सीलरेशन कोई भी मोशन इफेक्टेड नहीं होता है, ना वो घटता है ना बढ़ता है। इसी कारण यू कॉस थीटा ना घटता है ना बढ़ता है। और एक बात और याद रखिएगा, जब कोई एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होता है तो उसमें सिंपल फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन अगर
उसमें एक्सलेशन है, रिटार्डेशन है, तब उसमें न्यूटन इक्वेशन से काम करेंगी। विदाउट न्यूटन इक्वेशन के आप सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन गणनाएं गलत हो जाएंगी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर आप बात को समझ गए, देखिए बच्चों, देखिए तो मान लो कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गया है और इस टाइम टी पीरियड में, टी टाइम पीरियड में ये पॉइंट, टी टाइम पीरियड में ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गया है और इस टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में इसने वर्टिकल डायरेक्शन वाई तय की है, एक्स वाई, मतलब गया तो ऐसे है लेकिन उसने वर्टिकल डिस्टेंस तय की है, यू साइन थीटा उसको वाई डिस्टेंस तय की है टाइम टी में, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है मान लो एक्स डिस्टेंस तय की है उसने, दैट्स एक्स, यहां से यहां तक टाइम टी में। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालूंगा तो सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos थीटा इनटू टी, और इससे टी बराबर आ जाएगा x अपॉन यू cos थीटा। तो मेरे को लगता है बहुत आसान था ये, आपने पढ़ा होगा दूरी बराबर 4 गुना समय। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ली और उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी ली और टाइम तो टी है। अब इसके बाद मैं इसको निकालूंगा तो मैं न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको पक्की याद आ जाए, यू साइन थीटा और सॉरी यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। अब देखते हैं यहां पर एच की जगह बेटा हम वाई लेंगे क्योंकि हमने वाई लिया है, तो वाई इक्वल टू यू इनिशियल यू वाई इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, इसको हम हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर, तो ये आएगा यू साइन थीटा इनटू टी टाइम पीरियड, तो यहां से यहां तक कोई टी लग गया, माइनस आएगा क्योंकि ये जो जी है ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है टॉप पॉइंट तक, इस टॉप पॉइंट पे ये रिटार्डेशन का काम करेगा, उसके बाद ही एक्सलेशन लूप में काम करेगा। तो यहां पर आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 2 बन गई। आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में केवल टी की वैल्यू पुट कीजिए और आपका काम हो गया। देखिए y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू बेटे यहां रखिए x अपॉन यू cos थीटा, x अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी, और यह जगह सी की जगह एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर की जगह, तो यह बेटा एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देन y इज इक्वल टू इस u से u कैंसिल x sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया और x स्क्वायर, ध्यान से देखिए बेटा ये y की सिंगल पावर और x की डबल पावर, ये y की एक घात x की 2 घात इक्वेशन है, बाकी सब पैरामीटर्स कांस्टेंट है, मतलब एंगल जो आपने फेंका था इनिशियल वो कांस्टेंट हो गया है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है। अब आप कहेंगे ये कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, वाई और एक्स तो वेरिएबल ले रहे हैं, यहां से हमने थ्रो कर दिया जो इवेंट हो रहा है, जैसे जैसे वाई बदल रहा है वैसे वैसे एक्स बदल रहा है, एक्स और वाई का रिलेशन है। आप इस बात कैसे समझिए, जैसे आप जब पैदा हुए थे तो वो समय, वो आपका मास, उस समय के जो भी पैरामीटर्स थे वो सब कांस्टेंट माने जाएंगे, आगे की लाइफ में जो भी घट रहा है वो आपके दूसरे पैरामीटर वेरिएबल होंगे, बट उस टाइम के जो आपके वेरिएबल्स होंगे, जो पैरामीटर्स होंगे, उस समय आपका मास कितना था, लंबाई कितनी थी और टाइम क्या हुआ था, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे शायद कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे आप पैरामीटर्स बदल सकते हैं, अपना मास चेंज कर सकते हैं, अपनी हाइट चेंज कर सकते हैं, और भी आप में जो कुछ भी है वो वेरी कर सकते हैं, बट आप जो चेंज नहीं कर सकते हैं वो इनिशियल जो कंडीशंस होती हैं, वो पैरामीटर्स होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये tan थीटा g एंड यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हाफ, ये सब कांस्टेंट है, तो y की सिंगल पावर x की पावर डबल पावर है, तो इट इज द शो ऑफ पैराबोलिक पाथ, ये परवलयाकार पथ को शो करता है। अगर आपने मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ जाओगे कि क्या परवलय होता है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप नीट की या कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, यूपी वगैरह की, तो आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। आपको कोऑर्डिनेट्स भी आनी चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, और आपको कैलकुलस भी आनी, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलस भी आनी चाहिए। तो ये कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं जो आपको परफेक्टली आनी चाहिए, अदरवाइज फिजिक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा बेटा, जो पोलिटिकल पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। इट्स क्लियर? थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर आपको मेरी बातें और मेरी पढ़ाने का तरीका से ठीक लग रहा हो, नॉर्मल भी लग रहा हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।